हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रितु सक्सेना है एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। इस चैनल में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर मैं इजी लैंग्वेज या सिंपल भाषा में कहूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हम बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी डाल देते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाता है। अब बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी हम तो डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है और क्या बोलना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म है जो बहुत सारी सब फील्ड्स को अपने अंदर लेता है, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल कल्चर, सेल फर्मेंटेशन, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी। तो इन सब को मिला के जब बनता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आज की डेट में हर फील्ड में हैं। हम बात करते हैं जैसे कि हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में अगर हम बात करें तो हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो आजकल हर कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बातें कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे आजकल हम बायो प्लास्टिक डेवलप कर सकते हैं, मतलब ऐसा प्लास्टिक जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को हज़ार्ड भी नहीं पहुंचाता। तो इस टाइप की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कोई बेटर प्रोसेस या बेटर प्रोडक्ट को डेवलप करें यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को। लाइक कि हम वैक्सीन डेवलप करते हैं या हम कोई एंजाइम डेवलप करते हैं जो बेटर फंक्शन करता है, या कोई एंटीबॉडी डेवलप करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, या हमारे को कोई डिजीज़ हो जाती है उसके लिए प्रोटेक्ट करती है। तो इस चैनल में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शुरुआत करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज़ है जो मैं सबसे पहले रन कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ डीएनए से। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल स्टार्ट्स विद डीएनए ओनली। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बोला गया है कि डीएनए इज़ ए प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। बट हमें कैसे पता चला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, वो सब हम देखते हैं इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीनोम से। तो जीनोम क्या होता है? सबसे पहले अगर हम डेफिनीशन देखें जीनोम की, जीनोम इज़ अ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो एंटायर सेट होता है उसे हम बोलते हैं एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज जीनोम। एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीनोम। और ये हमें पेरेंट्स से मिलता है, जैसे मदर फादर दो पेरेंट्स होते हैं तो उन दोनों से मिलता है हमें जीनोम। अब जीनोम प्रेजेंट कहाँ होता है? जैसे सेल होता है, हाँ हम सबको पता है सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे हमारा जीनोम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है हमारा न्यूक्लियस और सेपरेटेड होता है अदर सेल ऑर्गेनेली से, और उसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है। और जीनोम में भी बहुत सारे लेटर्स डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। लाइक इन ह्यूमंस की बात करें तो 6 बिलियन डीएनए लेटर्स होते हैं। और ये जो इनमें जो सीक्वेंस होता है डीएनए का वो बहुत मैटर करता है। हम डीएनए सीक्वेंस या बेस का जो सीक्वेंस होता है, सिंगल बेस का सीक्वेंस अगर इधर से उधर हो जाएगा तो उसका मतलब कुछ म्यूटेशन हो जाएगा, वो कुछ और प्रोडक्ट बनाने लगेगा। तो ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे एंड जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब जीनोम तो हो गया, ये हमारा सेल है, इसमें हमारा जीनोम है। अब जीनोम को भी डिवाइड किया गया क्रोमोसोम्स में। जीनोम भी सब डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम। लाइक ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो हमें दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं। और क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और इसमें क्रोमोसोम्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है जीन में। जीन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी हम बोल सकते हैं, या फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी उसे हम डीएनए को उसे हम जीन बोलते हैं। जैसे कि हमारा एटीजीसी है या इस तरीके से फिर से एटीजीसी है, तो ये एक प्रोडक्ट को एनकोड करेगा, तो इसे हम जीन बोल देते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया जीनोम, क्रोमोसोम और जीन में एंड डीएनए में। तो
डीएनए में। तो ये हम आगे देखेंगे कि डीएनए क्यों, कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बाकी अदर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है। और अगर हम जीन की बात करें तो ह्यूमंस में मोर देन 20,000 जीन्स होते हैं, और राइस की बात करें तो राइस में अराउंड 50,000 जीन्स होते हैं, 50,000 जीन्स होते हैं। तो बहुत बड़ा होता है ये जीनोम। आज की डेट में हम जीनोम को भी सीक्वेंस कर सकते हैं। देन फिर आ गया हमारा कि जीनोम हमें कैसे पता चला कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो पास्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे पहले हमारे जो रिनाउंड साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जो निमोनिया कॉज करता है, उसके 2 स्ट्रेन्स लिए, एस और आर। एस इज स्मूथ, एज यू कैन सी हियर, स्मूथ और वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, वाइल आर, जो आर का जो टाइप 2 था वो ए वायरुलेंट। आर स्टैंड्स फॉर रफ, वो स्मूथ नहीं होता, वो रफ होता है। उसके ऊपर मतलब आर ऐसा है, उसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, बट स्मूथ के ऊपर एक कैप्सूल होता है, एक्स्ट्रा कैप्सूल होता है। तो इसीलिए ये वायरुलेंट हो गया और ये ए वायरुलेंट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, तो ये निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो स्ट्रेन होता है। इन्होंने 4 माइस लिए और एक में तो खाली सिर्फ हमारा जो रफ स्ट्रेन था आर, उसको इंजेक्ट किया और पता चला कि माउस जिंदा है। तो मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो नॉन वायरुलेंट है, मतलब वो ठीक है, वो उसमें कोई डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर नहीं है। बट जब इन्होंने एस को इंजेक्ट किया, जो एस स्मूथ था, उससे पता चला माउस मर गया। तो मतलब एस में कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा फैक्टर है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे माउस को डाई कर देता है, मार देता है। सिमिलरली उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, तो उससे पता चला माउस जिंदा है, क्योंकि उस हीट किल कर दिया, मतलब उसका मे बी जो फैक्टर होता होगा, फैक्टर रहा होगा जो माउस को डाई कर रहा है, वो हीट इनएक्टिवेटेड हो गया होगा, या हीट की वजह से वो ख़राब हो गया होगा, या उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो गई होंगी। तो वो माउस जिंदा था। फिर उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन लिया प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, उसके बाद पता चला माउस मर गया। तो उसका इसी यहीं से इसका नाम आता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एस में कुछ ऐसा था जिसने आर को ट्रांसफॉर्म किया और उसकी वजह से आर माउस मर गया। तो मतलब उसके कैप्सूल में या कुछ उसका जो वायरुलेंट फैक्टर था, जो वो एस थर्ड बैक्टीरिया जो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, जिसने आर को ट्रांसफॉर्म किया और उसकी वजह से हमारा जो माउस था वो मर गया। फिर से इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर हमारे जो रिनाउंड साइंटिस्ट है एवेरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड है, इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो लिपिड है, या क्या है वो, क्या कोई अदर मॉलिक्यूल है। तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए। तो ये इनका एक कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बताया, क्या किया, एस किल्ड हीट किल्ड एक्स बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड जो एस थर्ड वायरुलेंट था, हमारा स्मूथ स्ट्रेन था, उसको लिया और इसमें क्या बोलते हैं, इसको लिया इन्होंने और इसको 3 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया। इसमें से इन्होंने लिपिड और शुगर्स को रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया उसके बाद इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक में प्रोटीनेज डाला, एक में आरएनएज और एक में डीएनएज डाला। प्रोटीनेज मतलब प्रोटीनेज वो एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, आरएनएज वो एंजाइम जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं, सिमिलरली डीएनएज वो एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सब डाल दिया, कुछ इंक्यूबेशन दिया, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया आर सेल्स को जब ऐड किया तो इन्होंने देखा कि जिसमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन और आरएनए का डिग्रेडेशन हो चुका है उसमें एस सेल अपीयर हो गए, बट जिसमें डीएनए का डिग्रेडेशन हुआ है उसमें एस सेल अपीयर नहीं हुए। तो इससे क्या पता चलता है, दिस स्टडी प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। मतलब यहाँ से ये एविडेंस मिला हमें, क्रूशियल एविडेंस, कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। सो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, हम बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी, कि जिससे पता चला डीएनए इज़ अ प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल।
तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर देखा गया कि एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या फाज T2 में भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है या नहीं है। फाज T2, और जिसे हम बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो वो फाज होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को डिग्रेड करते हैं। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया को लाइज करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, जैसे कोलाई बैक्टीरिया है या कोई और बैक्टीरिया है, कोलाई को लाइज करते हैं। तो फाज T2 को अगर आप कोलाई, जैसे ये कोलाई सेल्स हैं, अगर आप इससे फाज का इन्फेक्शन कराते हैं तो विदिन 20 मिनट्स कोलाई सेल्स हमारे डाई हो जाते हैं वो, और बहुत सारे बैक्टीरिया डाई, मतलब कोलाई 20 मिनट्स में बैक्टीरिया हमारे डाई हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया और कोलाई सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स लिया आप बोल सकते हैं। और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, बैक्टीरियोफाज के मतलब जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक तो आउटर हो गया आपका प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उसके अंदर एक होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, और जिसे हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल भी हम बोल सकते हैं। तो जब तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा प्रोटीन कंपोनेंट था उसको सल्फर से लेबल कर दिया, और बाकी जो और जो हमारा DNA या जेनेटिक मटेरियल था उसको फॉस्फोरस से लेबल कर दिया, उससे ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। इन्होंने दो पार्ट में एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया, तो इन्फेक्ट किया पहले सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट किया। तो जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियोफाज का, तो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन पार्ट है ना वो ऊपर ही अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और वो अटैच होकर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल में इन्वेड कर देता है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये इन्वेड हो गया, सेल के अंदर चला गया, तो उसको ब्लेंड किया, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ब्लेंड किया, मिलाया, एंड देन सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट किया। तो उससे पता चला कि जो हमारे जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमारा डेब्रिस में आ गया, या सेल डेब्रिस में आ गया, वाइल जो हमारा मेन जो कंपोनेंट था, मतलब जो DNA कंपोनेंट है जिसको फॉस्फोरस से उन्होंने लेबल किया हुआ है, दैट अपीयर्स इन द हमारे बैक्टीरियल कल्चर में आया, या जो भी हम बोल सकते हैं जो प्रोजेनी सेल्स रिलीज हुए उसमें आया। तो इससे पता चला, इससे भी हमें पता चला कि फाज T2 में भी जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था फाज T2 में भी, और हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, और पास्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए DNA से रिलेटेड, DNA के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। किसी साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया, किसी ने उसको डिफ्रैक्शन किया, किसी ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। तो हम ये एक टाइमलाइन बनाया है मैंने यहाँ पे, स्मॉल टाइमलाइन। तो हम देखते हैं क्या DNA की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले पता कैसे चला कि हाँ ये किसने डिस्कवर किया, तो फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने WBC जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें एक कंपाउंड फाइंड किया जिसे न्यूक्लिन नाम दे दिया, और ये स्विस केमिस्ट थे हमारे। तो इन्होंने, बट उसका रोल उनको नहीं पता था, तो बट उन्होंने मतलब बता दिया कि हाँ ये कुछ WBC में कंपाउंड है जिसको हम न्यूक्लिन बोल सकते हैं। बट फिर ओवर द, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा 1869 में हुआ। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर हमें एक और चीज़ पता चली, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। फोबस लेवेन हमारे एक साइंटिस्ट थे, रशियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। तो उन्होंने बताया कि DNA का स्ट्रक्चर, बैकबोन कैसी होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है। तो जिसमें हमारे बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं, फॉस्फेट होता है। तो वो कैसा, उन्होंने थोड़ा एक केमिकल मेकअप बता दिया DNA का कि हाँ इस टाइप का होता है, और ये इन्होंने 1910 में किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्रेक थ्रू आया, और जो बोल सकते हैं जो बहुत ही बड़ा डिस्कवरी आया, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज जनरेट किया DNA का, जो हमारा फोटो 51, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, फोटो 51 के नाम से भी फेमस है। इसमें हमारा डिफ्रैक्शन इमेज है, फर्स्ट फोटो है। तो इसमें बताया कि इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि DNA इज़ अ हेलिकल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रेट नहीं है, कुछ उसमें हेलिक्स है इस टाइप के। तो और मॉरिस वेल्किंस जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस स्टडी में कंट्रीब्यूट किया। ये 1950 में हमारा पता चला।
एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर जो आया, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया कि डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इन्होंने ये जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डेवलप किया था उसको भी यूज़ किया और अदर एक्सपेरिमेंट्स भी किए, खुद से भी डाटा जनरेट किया, उसको उसमें उन्होंने बताया कि डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब सिंगल नहीं है, इस टाइप से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। एंड ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड में, हम बोल सकते हैं। और इनका जो पेपर था वो नेचर में पब्लिश हुआ 1953 में। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इन सब डिस्कवरीज ने, इन्वेंशंस ने हमारा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका फाउंडेशन रखा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल स्टार्ट्स विद डीएनए ही, डीएनए से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा सारा कुछ मोल बायो जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोल बायो का फाउंडेशन आ गया यहाँ से हमारा। फिर उसके बाद तो ये बहुत सारी बहुत बड़ी डिस्कवरीज थी पास्ट में जो हुई। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, हमारे पास एक और कुछ एक्सेप्शंस भी है। डीएनए तो हमारा प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है ही है ह्यूमंस में, और मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही प्रेजेंट है। बट आरएनए जो हमारा है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता, उसका स्ट्रक्चर भी मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, बट उसके कुछ बेसिस में डिफरेंस होता है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकता है। तो ये हम तो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक जो हमारे वायरसेस थे, स्पेशली वायरस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाजिस में, कुछ में हमारा आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। डीएनए तो प्राइमरी है बट आरएनए भी है सब जेनेटिक, सम ऑर्गेनिजम्स में आरएनए के। और आरएनए हमारा बहुत टाइप का होता है और उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और पर्टिकुलरली इन द वर्ल्ड ऑफ वायरसेस आरएनए इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। आरएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टाइप के, मोज़ैक वायरस, वुंड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉलीमाइटिस वायरस, इन सब में हमारा आरएनए जो होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जेनेटिक मटेरियल के बारे में। हमने देखा कि डीएनए इज़ अवर प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल, एंड आरएनए भी होता है क्या बोलते हैं हमारे वायरसेस में। तो आगे के लेक्चर्स में हम डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड और भी उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।